गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपकी हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हमारा जो अध्याय चल रहा है वो है भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। भाषा व्याकरण एवं लिपि में हम भाषा और व्याकरण इन दोनों को विस्तार से पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। आज हमारे पास में एक विषय और बचता है, वो है लिपि। इसको आज हम इसमें विस्तार से पढ़ते हैं। लिपि क्या है? हमने पढ़ा था भाषा अपने विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है, एक साधन है, और इसी भाषा को जब हम लिखित रूप में देखते हैं या लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है? वो लिपि कहलाती है। तो भाषा के लिए तो उच्चारण निकलता है मुख से, लेकिन लिपि जो है वो उसी भाषा को लिखने का एक तरीका या लिखने की एक शैली कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं लिपि की परिभाषा की, कि लिपि की परिभाषा होती क्या है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। एक बार और देखते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए, यानी जितनी भी ध्वनियाँ थी, ध्वनियाँ कौन सी? जो उच्चारण हम कर रहे हैं मुख से, जो हमारे उच्चारण निकल रहा है उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनियाँ। और उन्हें लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का उपयोग करते हैं उसे हम भाषा में क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। यानी ये कह सकते हैं सिर्फ मात्र लिखने का जो तरीका है उसे हम लिपि कह सकते हैं। यानी भाषा का जो लिखित रूप है, भाषा का जो लिखित रूप है उसे हम लिपि कहते हैं। हमारे पास में प्राचीन समय में दो तरह की लिपियाँ प्रचलित थी। वो दो तरह की लिपियाँ कौन सी थी? पहली थी ब्राह्मी और दूसरी थी खरोष्ठी। तो जो ब्राह्मी लिपि है और अभी हम जो लिपि काम में ले रहे हैं वो कहलाती है देवनागरी। मैंने आपको बताया भी था पहले कि हमारी जो भाषा है वो तो है खड़ी बोली हिंदी, और उसको जो लिखा जाता है, जिस रूप में लिखा जाता है वो कहलाती है देवनागरी। और ये जो देवनागरी है ये पुरानी दो प्रचलित जो लिपियाँ थी उसमें से एक ब्राह्मी और एक खरोष्ठी थी। तो जो देवनागरी है वो ब्राह्मी लिपि से ही ली गई है, या ब्राह्मी लिपि से ही ग्रहण की गई है। जितनी भी भाषाएं हमारे इस संसार में चल रही हैं, या हमारे देश में भी बहुत सारी भाषाएं जिनके हमने पिछले वीडियो में बात की थी, 22 भाषाएं जिनको संविधान में मान्यता भी मिली है, तो उन सभी भाषाओं की क्या होती है? अपनी अपनी लिपि भी होती है। यानी प्रत्येक भाषा बोलने का तरीका है और लिपि लिखने का तरीका है। तो हर भाषा की अपनी एक लिपि भी निर्धारित की गई है। तो हम कुछ भाषाओं के उदाहरण देखते हैं जिनकी कौन कौन सी लिपियाँ प्रचलित हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी, संस्कृत और मराठी। हिंदी, संस्कृत, मराठी तीनों की ही लिपि जो है वो है देवनागरी। पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि है गुरुमुखी। फिर है उर्दू और फ़ारसी। उर्दू फ़ारसी की जो लिपि है वो है फ़ारसी, यानी जो उर्दू लिखी जाती है उसका लिखने का जो तरीका है उसे हम फ़ारसी कहते हैं। फिर है अरबी भाषा और उसकी लिपि भी अरबी ही है। फिर है बंगला, तो बंगला जो भाषा है उसकी लिपि भी बंगला ही है। और रूसी भाषा, उसकी जो लिपि है वो भी रूसी ही है। आगे देखते हैं अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश। इन चारों भाषाओं को रोमन भाषा में लिखा जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना 1 2 3 गिनती 1 2 3, और इसे इंग्लिश में हम 1 2 3 बोलते हैं, लेकिन अगर इसको रोमन में लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये रोमन में जो भाषा चलती है वो इस तरह से चलती है। इसमें बहुत ज़्यादा जो लिखने का तरीका है वो क्लिष्ट भी हो जाता है, और उसके लिए जो स्थान है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रहण किया जाता है। अब हम देखते हैं हमारी जो देवनागरी लिपि है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, या उसमें क्या खासियत है, क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहली है दाएं से बाएं लिखा जाता है। जो देवनागरी लिपि है उसे दाएं से बाएं लिखा जाता है। दाएं से बाएं का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा दायां हिस्सा, यहाँ से यूँ चलते हैं हम लोग लिखने के लिए। और उर्दू जो है वो ऐसे चलती है, गुरुमुखी भी ऐसे चलती है, ठीक है, बाएं से दाएं। तो हमारी जो देवनागरी भाषा है, देवनागरी लिपि जो है
उसको लिखने का जो तरीका है वो है कि वो दाएं से बाएं चलती हैं। अब है संपूर्ण लिपि स्वर व व्यंजन में विभक्त है। हमारी जो लिपि है उसे लिखने के लिए हमने कुछ चिन्ह निर्धारित किए हैं जिन्हें हम मानक भाषा कहते हैं। तो ये सारे चिन्ह जो हैं वो स्वर और व्यंजनों में विभक्त किए गए हैं। जैसे स्वर है हमारे पास में 13 और व्यंजन जो है उनकी संख्या हम 36 बोलते हैं। तो ये सारे 36 और 13 इन स्वर और व्यंजनों में ही इनको बांटा गया है। अब इनको विस्तार से हम अभी आगे पढ़ेंगे। फिर है हर वर्ण का आकार समान होता है, यानी हर बार आप जब भी उस वर्ण को बोलोगे, जैसे आप म बोल रहे हो तो जितनी बार भी आपने म बोला म उसी तरीके से लिखा जाएगा, भय बोला तो उसी तरीके से लिखा जाएगा। तो इनके लिखने में कोई परिवर्तन नहीं आता है, यानी हर बार इनका जो आकार है वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। फिर है ये उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। जैसे अगर मैं दिनांक बोल रही हूँ तो जिस तरह से मेरे मुख से उच्चारण निकल रहा है उसी के आधार पर मैं उस वर्ण को लिखूंगी और उसी के आधार पर उस पर मात्रा भी लगेगी। तो जैसा बोला जाता है यानी उच्चारण जैसा होता है उसी के अनुरूप ही हम इस भाषा में लिखने का काम भी करते हैं, यानी लिपि जो है वो उच्चारण के आधार पर ही बनाई गई है। इसके बाद आता है एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक ही स्थान से होता है। एक ही वर्ग के उच्चारण कौन से हैं? जैसे जब हम व्यंजन पढ़ेंगे तब आपको इसको मैं और विस्तार से समझाऊंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको उदाहरण के रूप में समझा रही हूँ। जैसे मान लीजिए क वर्ग है, च वर्ग है, तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, हं, और च वर्ग के अंदर आता है च, छ, ज, झ और ये। तो इन सबको जब बोलते हैं हम लोग तो इनका जो उच्चारण स्थान है या वर्णों का जो उच्चारण होता है वो एक ही स्थान से होता है। जैसे ये कंठ है, क, ख आवाज़ सबकी किससे आएगी? गले से आएगी, कंठ से आएगी। और च, छ, छ तो इनका जो स्वर है वो तालव्य कहलाता है, तो तालु से आती है। इसके बाद शिरोरेखा का प्रयोग होता है। आप जब भी कुछ भी लिख रहे हैं, च लिख रहे हैं, किसी का नाम लिख रहे हैं मदन, तो ये हम जब भी कुछ लिखते हैं तो उसके ऊपर हम शिरोरेखा लगाते हैं। ये देवनागरी लिपि जो है उसकी एक विशेषता है कि इसे शिरोरेखा से बद्ध किया जाता है, और नहीं लिखा जाता है तो लिखने का तरीका जो है वो गलत माना जाता है। फिर आता है वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है। जितने भी वर्ण विभाजन किए गए हैं उन सबके पीछे वैज्ञानिकता है। वैज्ञानिकता एक तो ये कि अभी मैंने आपको बताया था कि सबका अपना अपना उच्चारण स्थान निर्धारित है। जिस जगह से आप बोल रहे हो तो उन्हें एक ही वर्ग में बांटा गया है। फिर हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई तर्क या कोई ना कोई तरीका है कि आप इस शब्द को इस तरीके से क्यों लिख रहे हो। आप वर्ण विन्यास करते हो या वर्णों को अलग करते हो, तो मान लीजिए हमने अनार को अलग किया तो इसमें आप क्या करेंगे? अ, इसके साथ में धन, फिर न, जिसके साथ में आप हलंत लगाओगे कि वो आधा अक्षर है, फिर आ गया आ की मात्रा और प्लस, फिर आ गया र, वो भी हलंत, और फिर अ। ऐसे मिलकर ये क्या बना? वापस से अनार शब्द बना। तो इसी तरीके से हम जब किसी भी शब्द को बनाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। मात्रा कहाँ लग रही है, क्यों लग रही है, उच्चारण के आधार पर आपको कौन सी मात्रा लगानी है, तो इन सब का कोई ना कोई कारण है। और इस चीज़ को आप जब मैं आपको अभी स्वर और व्यंजन और ज़्यादा विस्तार से सिखाऊंगी तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। फिर स्वरों के लिए मात्राओं की निश्चित व्यवस्था है। हमारे पास में स्वर जो है वो वैसे हम 13 गिनते हैं, लेकिन वर्णों के हिसाब से हम स्वरों की संख्या 11 गिनते हैं। तो ये जो 11 स्वर हैं इनकी मात्राएं जो होती हैं वो 10 होती हैं। तो इनकी मात्राएं भी सभी की अपने आप में निर्धारित हैं कि कहाँ कौन सी मात्रा लगेगी। इसके बाद आता है अनुनासिक व अनुस्वार ध्वनियों के पृथक चिन्ह हैं। अनुनासिक व अनुस्वार, अनुनासिक कहलाता है चंद्रबिंदु जिसे आप कहते हैं, और अनुस्वार कहलाता है मात्र जिसे हम एक बिंदु लगाकर लिखते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है, इसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है, और दोनों का लिखने का जो तरीका है, लिखने का उपयोग करने का जो तरीका है वो भी अलग अलग है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो देवनागरी लिपि है उसकी इतनी सारी विशेषताएं हैं। इनके साथ ही हम आगे अब इसको और विस्तार से स्वर और व्यंजन के रूप में पढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं वर्ण की। वर्ण क्या होते हैं? अक्षर। जब पहली बार हम विद्यालय जाते हैं तब हमें क्या कराया जाता है? अक्षर ज्ञान ही कराया जाता है। तो अक्षरों का मतलब यहाँ पे वर्ण से ही है, ठीक है। तो वर्ण क्या होते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते या जिसके और ज़्यादा हम खंड नहीं कर सकते, इसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। ये मूल ध्वनि है, मूल रूप है किसी भी भाषा का और सबसे छोटा रूप है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई भी आप कह सकते हो उसको, जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई हम कोशिका को कहते हैं जो और नहीं टूट सकती, उसी प्रकार से भाषा में भी वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके हम और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं वर्ण, या फिर आप अक्षर से भी उसे संबोधित करते हैं, जैसे अ, ई, ए, क, ख आदि। और जितने भी वर्ण होते हैं उन्हें हम हलंत के साथ में लिखते हैं। अगर उसे हलंत में नहीं लिखा आपने, जैसे व्यंजन में लिखा क लिखा, तो इस क के अंदर तो क वर्ण है और उसके साथ में अ स्वर भी है, तो ये हम व्यंजन बन जाएगा। तो यहाँ आप वर्ण की बात करोगे तो वो हलंत के साथ ही आएगा। तो वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। यानी वर्णमाला, एक शब्द सुना होगा आपने, तो वर्णमाला में हम ये स्वर और व्यंजन दोनों को शामिल करते हैं। वर्णमाला कैसे बनेगी? बहुत सारे वर्णों को एक साथ मिलाकर, तो स्वर और व्यंजन दोनों के मिलान को भी हम कह सकते हैं कि वर्णमाला बनती है। स्वर क्या होते हैं? स्वर वे अक्षर या वर्ण जिनको बोलने में दूसरे अक्षरों की सहायता नहीं ली जाती। ये स्वतंत्र होते हैं, अपने आप में पूर्ण होते हैं। आप जब स्वर की बात करोगे तो स्वर का मतलब है कि वो अकेले अपने आप में पूर्ण अपने आप को दर्शा रहा है, उसको किसी और दूसरे अक्षर की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है लिखने के लिए या बोलने के लिए, उच्चारण के लिए। जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह। यानी हम बात करें कि ये संख्या में कितने होते हैं, तो ये संख्या में होते हैं 13। ऐसे तो हम संख्या में 13 गिनते हैं, लेकिन जब बात सिर्फ वर्णों की जाती है तो हम कभी कभी इन्हें 11 भी कह देते हैं, क्योंकि अंत के ये जो 2 हैं ये स्वरों में शामिल नहीं होते हैं, इन्हें अलग से अयोगवाह कहा जाता है। तो मुख्य रूप से हम अगर स्वर की बात करें तो अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ ये 11 ही माने जाते हैं। और मात्रा क्या होती है? हम किसी भी स्वर को लिखते हैं तो उसके साथ में मात्रा, किसी भी अक्षर को लिखते हैं, किसी शब्द को लिखते हैं तो उसमें मात्राएं हमें मदद करती हैं। तो मात्रा क्या होती है? स्वर को बोलने में जितना समय लग रहा है वो क्या है? अपने आप में उसकी मात्रा ही है। और मात्रा की संख्या 10 होती है। स्वर हमारे पास 11 हैं, लेकिन हम बात करें मात्रा की संख्या की तो वो होती हैं 10। कैसे होती हैं? अ जो है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा हम इस तरह से लिखते हैं, ई की मात्रा इस तरह से लिखते हैं, बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, इनके ऊपर शिरोरेखा होती है। फिर ऋषि, तो ऋषि हम इस तरह से लिखते हैं। फिर ए की मात्रा, ये ऐ की मात्रा, ये ओ की मात्रा और ये औ की मात्रा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 10 मात्राएं, स्वर 11। अब बात करते हैं कि ये जो स्वर हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो संख्या में स्वर जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगर हमने बात की वर्ण की तो वर्ण हमारे पास 2 प्रकार के थे, स्वर और व्यंजन। अब स्वरों की बात करें तो स्वर होते हैं 3 प्रकार के, जिसमें होता है एक तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। ह्रस्व स्वर जो वो होते हैं जिनको बोलने में या उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि इनको उच्चारण करने में हमें बहुत ही कम समय लगता है। और ये कौन कौन से हो सकते हैं? जो भी छोटे रूप में जल्दी जल्दी बोले जाते हैं, जैसे अ, ई, उ और ऋषि, इनको हम बहुत जल्दी से बोल लेते हैं। तो जितने भी हम कह सकते हैं कि छोटे रूप में कोई भी चीज़ लिखी जा रही है तो वो क्या है? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। अब क्योंकि ह्रस्व स्वर कम था, दीर्घ स्वर सीधी सी बात है उससे बड़ा है, तो इसमें क्या होगा? इससे दुगना समय लगेगा। तो ये जो दीर्घ स्वर होते हैं उनको बोलने में हमें दुगना समय लगता है। और ये संख्या में बड़े वाले रूप में
गिने जाते हैं। जैसे आ हो गया, ये संख्या में 7 होते हैं, एक हो गया आ, फिर हम ई, मतलब जिसे आप बोलने में तो बड़ी ई बोलते हो, लेकिन उच्चारण अगर हम करें तो इसको बोलते हैं ई और इसको बोलते हैं ई। और फिर आ गया ऊ, अब ऊ जिसे आप बड़ा ऊ कहते हो, फिर ए, फिर आई, ये ओ और ये औ। और ये जो चारों हैं ए आई ओ औ, इन्हें अलग से हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको बनाने में दो अलग अलग स्वरों का मेल दिखाई देता है। जैसे ये है तो इसमें ए और ई, इन दोनों को मिलकर बनाया जाता है। और इधर इसको बनाते हैं, मतलब ई, और इधर इसको बनाएंगे तो बड़ी ई आ जाएगी, इधर ए प्लस ऊ से बनेगा ये। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दो अलग अलग स्वरों को मिलाकर बनाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं प्लूत स्वर की। प्लूत स्वर का मतलब हो गया जिनके उच्चारण में हमें तिगुना समय लगता है। ठीक है, तिगुना समय लगता है। और ये वहाँ लगाया जाता है जहाँ पे संस्कृत के शब्द होते हैं। हमारे हिंदी में प्लूत चलता नहीं है, ये चलता है संस्कृत में। जैसे आप देखते हैं ओम, ओम लिखा हुआ देखते हैं संस्कृत के अंदर, तो ओम का उच्चारण हम बहुत ज़ोर से और बहुत स्वर के साथ में करते हैं, ओम। तो ओ जो है उसको हमने इन को बोलने के बजाय और ज़्यादा तिगने स्वर के साथ में या तिगने उच्चारण के साथ में, तिगने समय के साथ में बोला, इसलिए प्लूत स्वर जो होते हैं वो संस्कृत के शब्दों के साथ चलते हैं ज़्यादातर, और ये तिगने समय में बोले जाते हैं। अब बात करते हैं हम अनुस्वार की। अनुस्वार क्या होते हैं? ये सब स्वरों के साथ ही हैं, स्वरों के जितने रूप हैं उसी के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक का हम देख चुके हैं, 11 स्वर जो हैं उन्हें हम समझ चुके हैं। अब बात करते हैं अनुस्वार की। तो अनुस्वार क्या होते हैं? अनुस्वार एक तो ये कि शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी लगाई जाती है, एक बिंदु होता है जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये नाक से उच्चारित होता है, यानी अनुस्वार जो होता है उसका उच्चारण जो है वो नाक से किया जाता है। जैसे कि गंगा, पंकज, इन सबको बोलने में हम क्या कर रहे हैं, उच्चारण नाक से कर रहे हैं, तो इनका उच्चारण नाक से होता है। फिर है अनुनासिक। अनुनासिक में आप देखोगे कि शिरोरेखा के ऊपर आप एक चांद बना के उस पर एक बिंदु भी लगाते हो, जिसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसको हम बोलचाल की भाषा में मुख्यतः चंद्र बिंदु कहते हैं। और इसका जो उच्चारण है वो नाक और मुख दोनों से किया जाता है। इसका उच्चारण नाक और मुख दोनों के साथ होता है। और इसके कुछ उदाहरण देखें तो जैसे चांद, जैसे ऊंट। अब आपके सामने एक समस्या आती है जब आप लिखते हो, जैसे आपके सामने अगर श्रुति लेख लिखवाया जा रहा है तो वहाँ आपको समझ नहीं आता कई बार कि मैं यहाँ पे सिर्फ बिंदी यानी अनुस्वार लगाऊं या फिर मैं चंद्र बिंदु लगाऊं, कहाँ इसका जो है उपयोग करूं। तो जितने भी दीर्घ स्वर हैं, यानी जितने भी दीर्घ स्वर के साथ मात्राओं के साथ में अगर हम किसी व्यंजन को लिख रहे होते हैं दीर्घ रूप में, तो वहाँ पर हम चंद्र बिंदु का उपयोग करते हैं। और ये सिर्फ छोटी यानी ऋस्व स्वर के साथ में, अभी मैंने बताया था आपको ऋस्व स्वर, तो दीर्घ स्वर के साथ में हम कह सकते हैं कि चंद्र बिंदु का उपयोग करोगे और ऋस्व के साथ में आप अनुस्वार का उपयोग करोगे। कैसे? जैसे हम देखिए, जैसे ऊंट है तो ऊंट में मात्रा कैसी है, बड़ी है, बड़ा हुआ है, तो यहाँ हमने क्या लगाया, ये लगाया। ऐसे ही एक अपवाद भी चलता है, हंसना। हंसना को हम हमेशा शुद्ध रूप में ऐसे लिखते हैं, आप अनुस्वार लगा के लिखोगे तो वो गलत है, ये क्या है, अपवाद है। बाकी इसका जो नियम है कि बड़े रूप में लिखेंगे, तो जैसे चांद लिखा आपने तो चांद के साथ भी आपने ये लगाया, ठीक है। ऊ की मात्रा हम देख ही चुके हैं। दिनांक लिखते हैं तो दिनांक में भी हम ये लगाते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं हम विसर्ग की ओर। विसर्ग जिसे हम लास्ट में अह बोलते हैं, तो इसका जो उच्चारण है वो अह के रूप में होता है, ठीक है। लेकिन
और इसे हम जो लिखते हैं वो इन दो बिंदुओं के साथ में लिखते हैं, यानी दो बिंदु इसका एक तरीके से कह सकते हैं लिखने का तरीका है या चिन्ह है। और ज़्यादातर ये संस्कृत में ही प्रचलित है। संस्कृत यानी जितने भी हमारे पास में तत्सम शब्द हैं जो कि संस्कृत से ऐसे के ऐसे ग्रहण किए गए हैं, तो उन सभी तत्सम शब्दों में हम क्या लगाते हैं, विसर्ग लगाते हैं। जैसे प्रातः, अंतः, तो ये संस्कृत के शब्द हैं और इनको हमने ऐसा का ऐसा ग्रहण किया, जिसे तत्सम कहते हैं, उसके साथ में विसर्ग का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है अयोगवाह। तो मैंने आपको अभी बताया था जो अंग है और जो अह है, इनको हम अयोगवाह भी कहते हैं। इन दोनों का मिला जुला रूप जो है वो अयोगवाह भी कहलाता है। फिर आती है एक आगत ध्वनि। आगत ध्वनि जो है उसे हम अर्धचंद्र भी कहते हैं। अर्धचंद्र, क्योंकि इसके साथ में हम बिंदी नहीं लगा रहे हैं, अर्धचंद्र भी इसे कहा जाता है। और इसका लिखने का तरीका ये होता है। अब ये कहाँ उपयोग में आता है, ये वहाँ उपयोग में आता है जहाँ पर हमने जितने भी अंग्रेजी शब्द हैं उनको हमारी हिंदी भाषा में ग्रहण किया है, या हमारी हिंदी भाषा के अंदर बोलचाल में वो शब्द आ गए हैं। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, कॉफ़ी, कॉलेज। तो इस तरह के जितने भी अंग्रेजी के शब्द हैं जिन्हें हम अपने रोज़ की बोलचाल की भाषा में काम में लेने लगे हैं, वो सारे शब्द आगत ध्वनि के रूप में काम में आते हैं। और इसको लिखने का जो चिन्ह है वो इस तरह का होता है, जिसमें सिर्फ एक चांद बनाया जाता है, इसमें बिंदु नहीं लगाया जाता। ये सारा था आपका स्वर से संबंधित। अब हम समझते हैं व्यंजन को। अब हम बात करते हैं व्यंजनों की। स्वर हम पढ़ चुके जो कि वर्णों का एक रूप था, अब है व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण या अक्षर जिनको बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है। कैसे? हमने देखा ये हलंत के साथ में, अभी मैंने आपको बताया था हम वर्ण लिखते हैं। ये क वर्ण लिखा मैंने, इसके बाद में मैंने इसके साथ में ए स्वर मिलाया, ये क्या बना, क बना। अब जाकर ये क्या बनता है, व्यंजन। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे व्यंजन हैं, उन सब को आप स्वरों के साथ लिखते हैं। अब इसी के आगे मैंने अगर ई की मात्रा लगा दी तो ये बन गया की, तो ये भी क्या है, व्यंजन। जैसे आप बाराखड़ी लिखते हो तो बाराखड़ी में क्या करते हो, आप स्वरों के साथ पूरी मात्राएं लगाकर लिखते हो। तो ये हो गई आपके व्यंजन के वे वर्ण या अक्षर जिनको बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है, यानी ये स्वतंत्र नहीं होते। जैसे स्वर जो थे उन्हें तो किसी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन व्यंजनों के लिए स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। और ये संख्या में कितने होते हैं, व्यंजन के प्रकार की बात करें तो ये संख्या में हमारे पास में 36 होते हैं। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। इन्हें अलग अलग वर्गों के रूप में गिना जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि 8 वर्ग बनते हैं हमारे पास में। तो पहला वर्ग जो है वो है क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग, पांचवा प वर्ग, फिर छठा है अंतस्थ, सातवां उष्ण और आठवां है संयुक्त व्यंजन। ये सारे जो हमारे व्यंजन हैं उनके वर्ग हो गए। अब देखते हैं क वर्ग में, और यहाँ जो प वर्ग आता है वहाँ तक तो हमारे पास में सबके पास में अपना अपना 5वां वर्ण भी होता है, ठीक है। तो यहाँ हम बात करें इनकी, ये जो 5 हैं, ये 5 क्या कहलाते हैं, किसी भी वर्ग का। जैसे हर वर्ग में क्या है, 5 वर्ण हैं, तो हम कहते हैं ये प्रथम वर्ण है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ है, तो ये पंचम वर्ण कहलाता है। तो हमारे पास में ये 5 वर्ग ऐसे हैं जिनके अपने आप में क्या है, पंचम वर्ण भी हैं। और ये पंचम वर्ण ही जब हम अनुस्वार काम में लेते हैं, अनुस्वार बनाते हैं, कहीं भी लगाते हैं, तो वहाँ ये 5 जो वर्ण है वो काम में आते हैं। कैसे आते हैं अभी मैं शब्द लिखकर आपको समझाऊंगी। पहले हम ये सारे वर्ग समझते हैं। पहला वर्ग है क वर्ग, जिसमें इनका जो उच्चारण है वो किस तरह से किया जाता है वो हम साथ के साथ देखते चलते हैं। क, ख, ग, घ, हंग, और इसे हम कहते हैं कंठ।
कंठे क्यों कहते हैं, आप भी एक बार बोलकर देखिए। हम जो बोल रहे हैं तो हमारा जो उच्चारण है वो हमारे गले से या हमारे कंठ से होता है। क ख ग घ ह, मतलब जो आवाज़ है हमारी, जो जीभ है, ऐसा लगता है कि वो कंठ से निकल रही है। दूसरा आता है च वर्ग। च वर्ग होता है च, छ, ज, झ और य, इसको बोलते हैं य। तो ये कैसे होता है, ये होता है तालव्य। तालव्य यानी तालु, जो हमारे गले से ऊपर का जो हिस्सा है या मसूड़ों से पहले का जो हिस्सा है ऊपर की तरफ का, उसे हम तालु कहते हैं। तो जब हम च, छ, ज, झ बोलते हैं तो हमारा जो उच्चारण है वो तालु से होता है, तो इन्हें तालव्य या तालु भी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम ट वर्ग की। ट वर्ग है ट, ठ, ड, ढ, ण, इसे अण कहते हैं। और इनका जो उच्चारण है वो मूर्धा से होता है। मूर्धा का मतलब है हमारे मसूड़े। आप जब बोलते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि हमारी जो जीभ है वो मसूड़ों पर मार करती है, मसूड़ों से टकराती है। तो ये ट, ठ, ड, ढ, ण, इसीलिए इन्हें मूर्धन्य कहते हैं। अगला जो वर्ग है वो है त वर्ग। त, थ, द, ध, न। आप खुद मेरे साथ उच्चारण कीजिए त, थ, द, ध, न, तो आपको ऐसा लगेगा कि इनका उच्चारण स्थान जो है आप स्वयं ही पहचान सकते हैं। अब वो उच्चारण स्थान है दंत, यानी दांत। ऐसा लग रहा है कि ये सब हमारे दांतों से टकरा रहे हैं बोलते समय, जो हमारी जीभ है वो दांतों से टकरा रही है। अगला वर्ग आता है प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। और इन सब के लिए हमें किसकी मदद लेनी पड़ रही है, होठों की, इसीलिए इनका जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब यहाँ पर होठों से है, हमारे ओष्ठ से हैं। तो ये हो गए क से लेकर म तक 25, ठीक है। तो क्योंकि इनको बोलते समय हमारी जो जिह्वा है वो कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, कहीं ना कहीं टकराती हैं, इसीलिए ये सारे जो 25 वर्ण हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और स्पर्श का मतलब होता है छूना, स्पर्श का मतलब होता है छूना। तो इनको बोलते समय, उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा कहीं ना कहीं हमारे मुख में छूती है या स्पर्श करती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब बात करते हैं अगले वर्ग की, जो कि है अंतस्थ। और इस अंतस्थ वर्ग में हमारे पास में 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल, व। ये क्या कहलाते हैं, अंतस्थ कहलाते हैं। और अंतस्थ कहलाने का इनका कारण ये है कि आप खुद एक बार मेरे साथ उच्चारण कीजिए, य, र, ल, व। इनको बोलते समय हमारी जो जिह्वा है, हमारी जो जीभ है, वो मुख में कहीं भी न स्पर्श करती है न टकराती है, ऐसा लगता है अपने आप में गोल गोल घूम रही है। तो इसी कारण से इन्हें अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ का जो हम कहें कि शाब्दिक अर्थ है, वो शाब्दिक अर्थ है अंत है। अंत का अर्थ होता है मध्य या अंदर, और स्थय का मतलब होता है बीच, कि अंदर की तरफ वो बीच में ही कहीं घूमती रहती है, और इसीलिए इनको अंतस्थ व्यंजन हम कहते हैं। इसमें से भी जो व है, वह बोलते समय ये अंतस्थ तो है ही, लेकिन हम जब वह बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे होठ और दांत, इन पर भी ये कहीं ना कहीं टच होता है या कहीं ना कहीं स्पर्श करता है। और जो ल है, आप ल बोलिए 2-3 बार, ल ल ल ल ल बोलिए, तो ऐसा लगेगा कि आपकी जो जीभ है ना वो अंदर ही गोल 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 घूम रही है या लुढ़क रही है, तो ये कहलाता है लुम्फित। इसका जो उच्चारण है, उच्चारण स्थान तो इसका अंतस्थ ही होगा, लेकिन इसे लुम्फित वर्ण अलग से कहा जाता है। फिर बात करते हैं उष्ण व्यंजनों की। उष्ण में आते हैं श, स, श, श, स और ह। इन दोनों का जो उच्चारण है वो लगभग एक समान होता है, लेकिन फिर भी श और इसे बोलते समय थोड़ा सा और घर्षण आता है श, और फिर आता है स, और फिर आता है ह। तो ये चारों कहलाते हैं उष्ण व्यंजन। उष्ण कहने का इनको कारण क्या है, उष्ण, या फिर इन्हें एक नाम से और कहा जाता है, वो है घर्षण। उसका कारण क्या है, जब हम इनको बोल रहे हैं तब ऐसा लगता है हमारे मुख से गरम गरम हवा निकलती है। यानी आप अपना हाथ अगर सामने रखकर इन्हें बोलेंगे श, स, और है, तो ऐसा लगेगा मुख से गरम गरम हवा बाहर आ रही है।
या फिर बोलने में बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा घर्षण होता है, इसीलिए इन्हें उष्ण या घर्षण कहा जाता है। फिर आते हैं हमारे पास में संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब है, जैसे हमने संयुक्त स्वर पढ़े थे, इसी तरह से ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों में क्या होता है, ये वर्ण अकेले नहीं हैं, इनके साथ में दो वर्ण जुड़े हैं और फिर स्वर की सहायता ली गई है। कैसे, इनको हम तोड़ कर देख लेते हैं। श, फिर त्र और ये ज्ञ, ये तो हमारे वर्णमाला में ही हैं। इसके अलावा भी हम और काम में लेते हैं, जैसे श्र हो गया श्रीमान वाला और ये हो गया विद्यालय वाला दे। इनको हम तोड़कर देखते हैं कि ये किस तरह से संयुक्त बनते हैं। क्ष, इसके अंदर आपके पास क वर्ग वर्ण है, फिर साथ में श वर्ण है और उसके बाद में आपके पास आता है ह, तब जाकर ये बनता है क्ष। त्र में बनता है त, इसके साथ में र और इसके साथ में ए स्वर लिया है। फिर ज्ञ के अंदर आता है, इसको बोलते हैं हम ज्ञ हैं, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो ज्ञ होता है, ज्ञ। लेकिन क्योंकि हम लिख ही गलत रहे हैं, बोल गलत रहे, तो हम इसका उच्चारण लिखते भी इसी तरीके से ही हैं, तो ये कहलाता है। बोलचाल में तो हमने इसे ज्ञ बोल दिया है, लेकिन ये गलत है। इसको लिखा जाता है ज और इसके साथ में ये जुड़ता है जो भी हलंत के साथ है और उसके बाद में आता है ए स्वर। इनका उच्चारण श्र और ध्य है। इसे लिखते हैं श, र और ए, यानी श र, ये दो व्यंजन हैं और इसके साथ में एक स्वर है। और ये है विद्यालय वाला, तो इसके साथ में जुड़ता है द, य और फिर ए, इसीलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो मुख्य रूप से तो हमने ये तीन सम्मिलित किए हैं, लेकिन श्र और ध्य भी होता है। फिर हमारे पास में आता है ये ट, ठ, ड, ढ। इनके अलावा आपने देखा होगा, आप जिनके नीचे नुक्ता होता है, इस तरह का ड और ड भी काम में लेते हैं, तो ये कहलाते हैं ट, ठ, ड, ढ। लेकिन इनको बोलते समय थोड़ा सा और जोर देना पड़ता है, ड और ड। और इनको हम लिखते हैं, इनको हम कहते हैं ताड़न जात, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा ही जोर देकर बोला जाता है, या फिर कहलाते हैं ये उपक्षिप्त व्यंजन। और इनका उपयोग जो हम करते हैं, जैसे आपने लिखा पेड़ या लिखा पढ़ाई, जब हम इनको लिखते हैं तो जैसे डमरू, ढक्कन, इनके नीचे हम नुक्ता नहीं लगाते। तो जब भी किसी शब्द की शुरुआत हम करते हैं तो शब्द के प्रारंभ में तो ये आते हैं, लेकिन उपक्षिप्त जो व्यंजन है वो शब्द के प्रारंभ में नहीं आते, ये हमेशा मध्य में या बाद में आएंगे। और एक चीज़ और, जैसे श, श, स, इनका भी एक उच्चारण स्थान और है। जैसे ये जो श है वो कहलाता है तालव्य श, क्योंकि इसको बोलते हैं तो तालु से भी आवाज़ आती है। ये कहलाता है मूर्धन्य श। इसे ट, ठ, ड वर्ग के साथ में रखा जाता है, मतलब ये जो है ये तो च वर्ग के साथ में रखा जाता है, ये मूर्धन्य यानी ट वर्ग के साथ रखा जाता है। और ये है स, जिसे हम दंत्य कहते हैं, ये रखा जाता है तय वर्ग के साथ में, जिसे हम दंत्य वर्ग कह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा आपके व्यंजनों का पूरा वर्णन हो गया। और जो हमारी वर्णमाला है, उस वर्णमाला में यानी जो लिपि है, उस लिपि के अंदर हम वर्ण और वर्णों के साथ में पूरे 36 व्यंजन और जो हमारे 11 या 13 स्वर हैं उनको शामिल करते हैं। और अगर सिर्फ मात्र वर्णों की संख्या पूछी जाती है तो आप 11 स्वर और जो 33 व्यंजन हैं उनको ही शामिल करते हो, यानी टोटल आप बताते हो 44 जो है वो वर्ण होते हैं। उसके अलावा मैंने आपको जैसे 2 ये बताए और 2 ये बताए, इस तरीके से और भी होते हैं। तो ये सारे आगत ध्वनि, अनुनासिक, अनुस्वार, इन सबको मिलाकर हम टोटल 52 भी कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वर्णों की संख्या जो है वो 44 मानी जाती है। तो आशा करती हूँ आपको जो आपका भाषा, व्याकरण और लिपि है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा।